बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन बहावल नगर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं, आप सियासतदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद औरंगज़ेब फाकवानी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप साबिक वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल नंबर 1 दौलतपुर तहसील मिंशनाबाद रह चुके हैं। आप साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावल नगर 2019 में रह चुके हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है, तो मैं ये पूछूंगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? अच्छा, तालीमी सिलसिले में मैंने बहावल नगर से ही हासिल की। यहीं पे ही मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बहावल नगर से ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैंने लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। 2006 to 9 मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के सेशन से लॉ किया। LLB करने के बाद मैं यहाँ बहावल नगर आ गया और बहावल नगर आके मैंने अपने एक शफ़ीक उस्ताद साबिक़ मेंबर पंजाब बार कौंसिल तलत महमूद ककीज़ई साहब का चैम्बर ज्वाइन कर लिया और बतौर अप्रेंटिस ही उनके पास काम स्टार्ट किया। उनकी शफ़क़त से और उनका, क्योंकि ख़ुद एक एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा और उनका स्टाइल इतना अच्छा और उन्होंने मोटिवेट किया मुझे स्टडी के लिहाज से स्पेशली, तो मैंने फिर मज़ीद LLM किया। LLM मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से 2017 में पास किया और रिसेंटली मैंने फिर अब मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। तो ये मेरा तालीमी रिकॉर्ड है। वकील बनने का शौक़ आपको खुद था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? वकालत असल में मेरा बैकग्राउंड ज़िम्मेदारा बैकग्राउंड है। तो हमारे यहाँ जो ज़िम्मेदारा बैकग्राउंड के अंदर जो मसाइल होते हैं और जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए कानून की तालीम जो है ना वो भी ज़रूरी है। और कानून की तालीम का वैसे मेरे वालिद साहब को भी शौक़ था, तो उन्हीं ने मुझे इस तरफ जो है वो मोटिवेट भी किया और बताया भी और कहा भी, तो मैंने फिर ये अडॉप्ट किया। एज़ अ कानूनदान एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं आप? अच्छे कानूनदान के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो है मेहनत, और सिर्फ मेहनत। इसके अलावा और कोई ना इसमें कोई शॉर्टकट है, ना इसमें कोई आउट ऑफ द वे कोई चीज़ आप ले सकते हैं, ना ही आप बियॉन्ड द लिमिट कोई चीज़ जा सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है मेहनत। और वो मेहनत इतनी मेहनत है कि आपको अपना सब कुछ इस मेहनत पर लगाना पड़ता है। अपनी नींद भी कुर्बान करनी पड़ती है, अपना आपने वक्त भी कुर्बान करना होता है, सब चीज़ें कुर्बान करनी होती हैं, तभी जाके एक आप अच्छे वकील बन सकते हैं। वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? हाँ, वकील का मुआशरे की इस्लाह के अंदर एक बुनियादी जुज़्व है। एक कानूनदान ही जो बेसिक मसाइल्स हैं उनको प्रॉपरली इन्फोर्स करवा सकता है और लोगों को कम्युनिकेट कर सकता है और लोगों को इसकी अवेयरनेस दे सकता है, क्योंकि उसको कानून की तमाम मामलात, क्योंकि जहाँ पे अदल होगा वहीं पे ही मुआशरा जो है वो बेहतर तरीके से चलेगा। तो अदल के लिए ज़रूरी ये है कि एक कानून का पढ़ा हुआ शख्स ही उसके मसाइल को समझे और लोगों को उसको बताए और समझाए। सर, हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? रूल ऑफ लॉ का बेसिक प्रिंसिपल ही यही है कि हर शख्स कानून की नज़र में बराबर होना चाहिए। उसमें ना तो कोई अमीर है, ना गरीब है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, और ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन है कि ये मेल है और ये फ़ीमेल के। तो रूल ऑफ लॉ के अंदर अगर आप मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो वो मुल्क जो है एक अफरा तफरी का शिकार होगा और एक वहाँ पे इंतशार होगा। तो मुल्क में रूल ऑफ लॉ जो है ना बहुत ज़रूरी है और ये बेसिक ज़रूरत है रूल ऑफ लॉ।
रूल ऑफ लॉ के अंदर आप अगर चलेंगे ही, जिसे अकॉर्डिंग टू लॉ कहा जाता है, तो फिर ही आप इस माशरे को एक बेहतरीन माशरा बना सकते हैं। बहावलनगर बार एसोसिएशन में बार और बेंच के ताल्लुक को कैसे देखते हैं? हाँ, बहुत अच्छा ताल्लुक़ है बार और बेंच का। ऐसे है कि यहाँ पे जो भी जजेस आते हैं और जब ट्रांसफ़र होके जाते हैं तो वो इस बार की तारीफ़ करते हैं, और इस बार की तारीफ़ ही इसी वजह से करते हैं कि यहाँ पे कॉम्पिटेंसी की एक मिसाल मौजूद है। यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल दोनों साइडों के ऊपर यहाँ पे एक बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं उन्हें कहूँगा कि भाई वो ना सिर्फ़ एक अच्छे कानूनदान हैं, बल्कि वो एक पूरी की पूरी अपने अंदर एक यूनिवर्सिटीज़ रहते हैं। वो क्रिमिनल साइड में भी हैं और वो सिविल साइड में भी हैं। तो यहाँ पे जितने भी जजेस बल्कि हमें बताते हैं कि जब उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है तो जो जस्टिस साहबान हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर बहावलनगर जैसा स्टेशन जो है ना वो हमें पूरा पंजाब के अंदर कहीं पे नहीं है। तो यहाँ बेंच और बार के बहुत अच्छे ताल्लुक हैं। पाकिस्तान की अदालतों में केस उस तरह का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या खास वजह है? एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं कि पहले एक केसेस की फ़ाइल है, वो एक जज के पास जाएगी, फिर उसके बाद दूसरे जज के पास जाएगी। वो एक शटल कॉक रहती है। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास सारे काम देख रहे हैं, फिर हम ट्रायल जज के पास जा रहे हैं, और फिर अचानक पता लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव को ट्रायल में भेज दें और ट्रायल वाले जज को वहाँ भेज दें। ये एक एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स हैं। मसलन ये है कि हम जब अभी जो ट्रांसफ़र्स होते हैं उनके अंदर जो है वो इतनी शफलिंग ऐसे कर देते हैं कि उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा जो जजेस की तादाद है वो भी बहुत कम है, जो रिक्वायर्ड होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं है। लिस्ट की जो पेडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से वो जजेस जो हैं अब जो नए आए हैं इधर ट्रांसफ़र होके, क्योंकि अभी रिसेंटली ही ट्रांसफ़र्स हुए हैं, तो 200 की और 180 की अगर पेडेंसी एक जज के पास होगी तो वो कभी भी काम नहीं कर सकेगा। सिंपली वो हाथ खड़ा करके यही कहेगा कि जी ठीक है, इसमें तो एडजर्नमेंट्स दे दी जाएँ, तो जिसकी वजह से। और दूसरा, लिटिगेशन वो अब एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है ना। ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर्स है कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसमें फ्रूटलेस चीज़ें काफ़ी हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा है और रिज़ल्ट कम है। और उसकी वजह रीज़न यही है कि मैं ये समझता हूँ कि जजेस की जो तादाद है वो बहुत कम है। इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए ऐसा कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? इंसाफ की जो फराहमी है उसके लिए वकला तो अपना अहम किरदार अदा करते ही हैं। बार और बेंच दोनों ही अपने अपने तरीके से अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि यहाँ पे लॉ मूव्स होने चाहिए, बेसिक्स जो है ना वो ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। जिस तरह जुडिशल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग कोर्स होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि मोटिवेट करें और यंग लॉयर्स को भी वो बहुत ज़्यादा जनाब ट्रेनिंग सेशंस रखें यहाँ पे। इससे ये होगा कि एक तो मज़ीद पॉलिश होंगे लोग, और दूसरा ये कि जब आप वर्क करते हैं और काम करते हैं तो और मोटिवेशन आपको मिलती है तो आप बेहतर तरीके से ये सर्वाइव करते हैं और बेहतर तरीके से आप डिलीवर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलनगर की क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो जाए, कानूनदान की बहाल होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट बार बहावलनगर के अंदर तो बार के अंदर तो किसी किस्म के कोई मसाइल नहीं है। मसाइल तो जो है ना डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर वकला के आपस में किसी किस्म के कोई मामलात नहीं है। अगर हम ये कहें कि डिस्ट्रिक्ट बार के अपने मसाइल हैं, हाँ काम के लिहाज से वर्किंग का इशू है। वर्किंग के इशू में ये होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो है वो शफलिंग काम की नहीं होनी चाहिए, स्मूथली काम करना चाहिए, और बिला वजह की जो एडजर्नमेंट्स हो जाती हैं वो नहीं होनी चाहिए। और हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया हुआ है कि बहुत कम से कम रेशो के अंदर स्ट्राइक्स होती हैं, स्ट्राइक्स नहीं होती। और हमारी बार के वकला के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ जनाब कोई इतने ख़ास ऐसे कोई मसाइल नहीं है। मतलब ये कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव भी हमारे साथ कोऑपरेट करती है, हमारे प्रेसिडेंट के साथ, हमारी कैबिनेट के साथ, और हम भी उनके साथ प्रॉपरली ताउन के साथ चलते हैं। सिमिलरली जो बेंच के साथ भी हमारे किसी किस्म के कोई इख्तलाफात या कोई मामलात नहीं है। हाँ, कुछ छोटे मोटे मामलात होते रहते हैं जिसके अंदर से ये होता है कि भाई किसी का कोई मैटर ऐसा है जिस मैटर के अंदर जाके वो रश की वजह से कोई मामलात हो गए, तो अदरवाइज़ और तो कोई मामलात नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर मसाइल हो।
सर जब आप 2019 में बार के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं तो आपने अपने टर्नओवर में क्या क्या डेवलपमेंट करवाई? जी, सन 2019 में जब मैं जनरल सेक्रेटरी का चार्ज लिया, उस वक़्त सबसे पहले मैंने चौथाई लैब वगैरह से एक कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने ये वकला साहबान और स्पेशली एक कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया कि वकला साहबान और प्लस जिसके पास वो कार्ड होगा उसको जो मेडिकल टेस्ट वगैरह हैं वो कंसेशन के साथ। इसके लिए मैंने मेडिकल कैंप भी जो है वो बार रूम के अंदर हुआ है, जिसमें मेरे बुज़ुर्ग जो वकला साहबान थे उनको टेस्ट वगैरह भी फ्री यहाँ पे एक कैंप लगा रहा। इसके अलावा जो यंग लॉयर्स थे उनके लिए चैम्बर्स, जो चैम्बरलेस थे उनको चैम्बर जो है वो मैंने प्रोवाइड किए, उस वक़्त जो चैम्बरलेस दोस्त अहबाब थे। इसके अलावा बार और बेंच के अंदर जो ताल्लुकात थे उनको मैंने मज़ीद बेहतर बनाया और कभी भी किसी भी वकील की डिग्निटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आने दिया और ना ही कभी किसी बार के सामने या किसी भी बेंच के सामने हमने बार को लेट डाउन होने दिया। अच्छा, इसमें यह था कि उस वक़्त के सेशन जज साहब थे मंजर अली गिल साहब, जब मैं बतौर सेक्रेटरी खिदमात सर अंजाम दे रहा था डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, और अब्दुर्रहमान बड़ाइच साहब। अब्दुर्रहमान साहब सीनियर सिविल जज साहब थे। उन्होंने मेरे जो जितने भी मामलात थे स्पेशली बार से रिलेटेड उनमें सारा टोटली कोऑपरेट करते हुए सेशन जज साहब से बात की और सेशन जज साहब ने भी मुझे फुली तौर पर ये ज़िम्मेदारी से जो है ना ये कहा कि भाई आप बतौर सेक्रेटरी हमारे साथ किसी किस्म का कोई भी बार के लिहाज से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, और हम आपको पूरा ताउन का यकीन दहानी भी कराई और की भी उन्होंने। और बल्कि उन्होंने मुझे बतौर एक बेस्ट सेक्रेटरी का एक सर्टिफिकेट भी जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सदर और सेक्रेटरी दोनों ने मिलकर जो डिस्पोज़ल है, जो केसेस की डिस्पोज़ल है, उनके अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया। और ना सिर्फ अहम किरदार हम सदर सेक्रेटरी या कबीना ने किया है, बल्कि सीनियर्स और जूनियर्स जितने भी हैं जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, सब के सब ने कोऑपरेशन से और अपनी मेहनत से जो है ना ये सारा डिस्पोज़ल का उस वक्त मॉडल कोड इंट्रोड्यूस की थी चीफ साहब ने, तो उसके अंदर एक जो है ना हेल्पिंग किरदार जो था वो अदा किया। अच्छा, इसके अलावा जो है मैंने दूसरी बार के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए और वकला की आपस में यकजहती के लिए एक क्रिकेट मैच का इंतज़ाम किया, और पाक पठान बार के साथ हमने क्रिकेट का मैच खेला और यहाँ स्टेडियम के अंदर, और फ्लड लाइट खेला। तो उसमें जो है वो बड़ा पुरजोश तरीके से दोस्त अहबाब ने, बार के ने और दीगर लोगों ने बड़ी शिरकत की। अच्छा, इसके अलावा जो है वो बार रूम के अंदर जो जितनी भी रेनोवेशन से रिलेटेड चीज़ें थी, जो बेसिक चीज़ें थी, हमारे वकला साहबान, हमारे बुज़ुर्ग वहाँ जाके बैठते हैं, वाशरूम्स के अंदर मसाइल थे कि भाई वो उनकी रेनोवेशन से तो वो किया। लाइब्रेरी के अंदर मैं अपने दौर के अंदर जो सबसे, क्योंकि मैं ज़रा किताब से रिलेटेड शख्स था, तो इस वजह से मैंने सबसे पहले ये कहा कि भावल नगर बार में मेरे दौर के अंदर लॉ की कोई ऐसी बुक नहीं थी जिसकी शॉर्टेज थी। मैंने तमाम शुमारे जो पिछले जो डाइजेस्ट थे, जो कमी थी, वो पूरे किए। प्लस मैंने लॉ से रिलेटेड कोई भी बुक थी ना, वो यहाँ पे ऐसी नहीं थी कि जो यहाँ पे अवेलेबल ना हो। तो मैंने बाकायदा तौर पर कैटलॉग और सीनियर्स के साथ मशावरत से तो मैं बुक्स यहाँ पे प्रोवाइड की। इंटरनेट की सहूलत उससे पहले ख़राब थी, वो क्योंकि मैं ख़ुद PTCL का लीगल एडवाइज़र हूँ, तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके PTCL का यहाँ पे निज़ाम जो ठीक किया, जिससे वाईफाई बार रूम के अंदर प्लस यहाँ पे लैब के अंदर जो है वो हमारी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर अपग्रेड किया। मोर ओवर वाटर कूलर्स जो थे वो कुछ ख़राब थे, वो उनको सेट किया गया। और जो अली ब्लॉक है हमारा एक साइड पे, तो बार की प्रीमिसेस के वहाँ पे दूर होने की वजह से वाशरूम का इशू था, तो वो भी वहाँ पे ऑपरेटिव करवाया वाशरूम, और ताकि यहाँ तक आते वक्त जो हमारे कुछ सीनियर्स हैं उनके लिए चलने में और पहुँचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ मज़ीद ये कि बार के ऊपर लास्ट मेरे से पहले जो टेन्योर था, प्रीवियस टेन्योर था, उसके अंदर बिजली का जो बिल था उसका मोर देन 3 लाख के करीब जो था वो बिल था, और डिसकनेक्शन की तरफ जा रहे थे। तो मैंने जो मैपको जो थी उसका हमारे साथ बड़ा क्लैश था,
वो मैटर भी मैंने रिज़ॉल्व किया। इसके अलावा जो वकला साहबान के जो पर्सनल मैटर्स थे, वो चाहे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव में थे, तो उनको भी मैंने रिज़ॉल्व किया और सॉर्ट आउट किया, और बहुत ही कम बजट में, क्योंकि मेरे वक्त के अंदर किसी किस्म का कोई बजट मुझे बाहर से नहीं मिला। मेरा जो भी बजट था मैंने यहीं के ही बजट को ही यूटिलाइज़ करके, जो ख़ास तौर पर हमारी कुछ शॉप्स है, कोई कैंटीन है, तो वो था मुझे जो मिला था। अदरवाइज़ मेरे टेनोर के अंदर मुझे कहीं से कोई बाहर से ग्रांट नहीं मिली थी, जिसके लिए कि मैंने उसके अंदर भी रह के यहाँ पे ऐसा तरीके से ये थे एडमिनिस्ट्रेटिव काम ज़्यादातर। लेकिन मैं आपको इसमें सबसे पहले जो है ना, जो सबसे अहम बात है वो ये बताऊँगा कि कभी भी किसी भी वकील के मैटर के अंदर, किसी भी वकील के मैटर के अंदर मैंने कभी भी कोई कमी नहीं की, और ना ही उसको डिग्रेड होने दिया है कहीं पे भी, किसी भी फॉर्म पे, और ना ही मैं ये कभी करता हूँ इस मामले में। सर, आप कौन सा कॉलेज चला रहे हैं? उस कॉलेज में किस किस प्रोग्राम चल रहे हैं? हाँ, मेरा एक ही कॉलेज है, वो है रॉयल लॉ कॉलेज। वो है बाईपास पे, आरफ वाला बाईपास पे मैंने बनाया है LLB 5 ईयर्स प्रोग्राम का। वो एफिलेटेड है इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ सिर्फ लॉ ही पढ़ाया जाता है। मॉर्निंग क्लासेस होती हैं, और हमारे बार के मेंबर्स और प्लस जो प्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, वो वहाँ पे लेक्चर्स देते हैं। और ये जो है पंजाब बार काउंसिल्स और एफिलिएशन टीम जो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी की, उससे तमाम रिक्वायरमेंट को वो कंप्लीट करता है। सर, आप साबिक वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, तो आपने अपने टेन्योर में पब्लिक के लिए क्या काम किए? हाँ, अच्छा, जो गाँव के इलाके के जो मसाइल होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। अगर तरक्याती कामों में देखा जाए, तो तरक्याती कामों के अंदर मैंने सबसे पहले जो है ना, यूनियन काउंसिल की बिल्डिंग वहाँ पे जो है ना, उसको रेनोवेट किया और उसको कंस्ट्रक्ट किया मुकम्मल तौर पर। उसको एक लीगल जो हमारी जो एक स्टाइल होता है, उस स्टाइल के अंदर मैं उसको लेके आया कि उसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट किया। फिर वहाँ पे रिकॉर्ड जो है ना, वो एक बड़ा कीमती रिकॉर्ड होता है, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट्स, डेथ्स का जो है, मैरिज के जो निकाहनामे होते हैं, और लोग उसको अंदर काफ़ी मामलात को हेर फेर करते हैं, तो मैंने उसको बड़ा अकाउंटेबिलिटी के तौर पर मैं लेके गया। तो और इसके अलावा जो है ना, ये था एक यूनियन काउंसिल के ऑफ़िस की हद तक, प्लस मैंने इलाके के अंदर सोलिंग सिस्टम के अंदर मैंने काफ़ी सोलिंग्स लगवाए गाँव के अंदर। और मैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने डिस्ट्रिक्ट बार भावलनगर के अंदर अपनी खिदमत दी, और ऐसे तरीके से अल्लाह ताला का शुक्र और दोस्तों के कोऑपरेटिव और सीनियर की मेरी जो दुआएँ थी उसके साथ, और उनका जो मुझे मशवरे थे, उनके साथ मैंने इसी तरह मैंने यूसी के अंदर भी कोई जगह ऐसी नहीं थी जो कि पहले कच्ची थी, अब वो मेरे दौर के अंदर मैंने सारी उसको पक्की कर दी। प्लस सफाई का इंतज़ाम नहीं होता। गाँव में अक्सर ये होता है कि लोगों ने जानवर रखे होते हैं और उनके वहाँ पे कूड़ादान, मैंने पब्लिक हेल्थ वालों से बात करके वहाँ पे बकाया तौर पर कूड़ादान रखवाए, और कूड़ेदान के ज़रिए, बल्कि एक दफ़ा तो मैंने खुद जो है ना, अपने ट्रैक्टर ट्राली वगैरह लगवा कर पूरे यूसी के अंदर 6 मोज़े आते हैं, बारी बारी एक मोज़े के अंदर जाता था वो ट्रैक्टर ट्राली, और वहाँ जितना भी गार्बेज था, कूड़ा करकट था, वो उठा के और बाहर जाके वेस्ट करके एक दूर दराज जगह पे जाके किसी किस्म की कोई बीमारी और ये ना, ये डेवलपमेंट का काम भी मैंने किया। आप एज अ कानूनदान सियासतदान मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे? मौजूदा सूरत हाल के अंदर तो अभी रिसेंटली जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, उसमें ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट आ चुका है, मौजूदा सूरत हाल के अंदर तो अब उसमें सीएम का इंतखाब जो है ना, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन इस तमाम सिनेरियो के अंदर जो एक पाकिस्तानी जैसे एक इंसान होता है, तो उसका जो दिल को रखता है, वो इस वजह से कि जो हमारी रकम है वो बड़ी डाउन हो चुकी है, डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये तमाम चीज़ों के अंदर, मुल्क के अंदर अगर अफरा तफरी होगी, तो उसके अंदर ज़ाहिर बात है हमारा मुल्क का ही नुकसान है, और वो मुल्क का नुकसान नहीं, वो पाकिस्तानी का नुकसान है, पाकिस्तान के हर फ़र्द का नुकसान है। तो मौजूदा मैं इसको सियासी बुरहान लूँगा। लेकिन अगर सीएम का इंतखाब हो जाता है और ऐसे तरीके से हो जाता है, तो फिर हमारी जो मईशत है वो मेरा ख़्याल से ट्रैक पे आ जाएगी, क्योंकि बाहर की दुनिया या बाहर के जो लोग हैं वो हमें जस्ट एक जोक की तरह देख रहे हैं, और एक तमाशा हम बने हुए हैं, जो कि एक पॉलिटिशियंस के लिए एक अच्छी बात नहीं है। सियासत तो खिदमत का नाम है। आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? हाँ, टूरिज़्म का मुझे शौक़ है, और
बहुत ज़्यादा शौक़ इस वजह से नहीं है क्योंकि हमें 1 साल के बाद अगस्त की छुट्टियाँ होती हैं, तो हम अगस्त की छुट्टियों में ही बाहर आते जाते हैं। तो मुझे जो खुद से जो जगह पसंद है, वो जो मैंने कश्मीर मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। मैंने कश्मीर जो है ना वो बहुत देखा है, तकरीबन कंप्लीट ही मैं उसको विज़िट कर चुका हूँ। तो मुझे कश्मीर बहुत पसंद है। वैसे मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जो हिल स्टेशंस हैं उनको भी विज़िट किया है, लेकिन कश्मीर बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? वालिदैन का तो वो तो परसेंटेज में भी नहीं आता है, इतना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो उस्तादों ने भी मुझे बहुत ही प्यार दिया। मैं खुदा ताला की जितनी भी जो हैं वो शुक्र अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि मुझे दोस्तों की तरफ से, उस्तादों की तरफ से हमेशा गाइडलाइन मिली है। मुझे जो है ना घर से मुझे बड़ी सपोर्ट मिली है, तो इस वजह से जो है ना मुझे जो है ना मेरे हर तरह के जो है ना किरदार के अंदर मुझे खूबसूरती मिली है और मुझे ताउन मिला है। इतना मैं खुद कुछ नहीं हूँ, मतलब मुझे मेरे अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं वो मेरे ही, मैं इसमें ये कहूँगा कि बुज़ुर्गों की जो है ना दुआओं के ज़रिए है, अदरवाइज़ और नथिंग। मेरे सीनियर्स का मुझे हमेशा सपोर्ट रही है। या भावल नगर के मैंने जैसे आपको पहले वो गुज़ारिश की है, यहाँ भावल नगर के जो सीनियर्स हैं वो नहायत ही शफ़ीक़ और अपनी चीज़ें डिलीवर, अपने एक्सपीरियंस को डिलीवर करने वाले हैं। कि कभी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी उस्ताद के पास कभी जाएँ और वो आगे से आपको जनाब जो है ना वो वक़्त ना दे या आपको चीज़ बताए ना, ऐसे तरीके से ना बताएँ, बल्कि तवक्कुआत से ज़्यादा बढ़ के जनाब आपको उनसे मिलती है चीज़ें। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल पर्सनैलिटी मेरी तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। वो उन जैसी पर्सनैलिटी को फ़ॉलो करके ही हम माशरे के हर फ़र्द जो है वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, अपनी दुनिया भी और आख़िरत में। अगर हम कलमा पढ़ते हैं तो उसके बाद हमारी जो बेस्ट, जो सबसे पहली और प्रायोरिटी और जो मेन पर्सनैलिटी है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और उसके अलावा और कोई नहीं है। मेरे वालिदैन से और मेरे दुनिया जहान में जितने भी लोग हैं, मुझे उन सबसे ज़्यादा मोहब्बत आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। मतलब ये कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझे उनसे है, तो और हर मुसलमान को होनी भी चाहिए। तो मेरे लिए बेस्ट और आइडियल पर्सनैलिटी वही है। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वुकरा बरादरी को, अपने हल्के की आवाम को आपका क्या पैगाम है? मोहब्बत, इखलास, खलूस, बड़ों का अदब। आजकल अदब ख़त्म हो गया, हम अपने बड़ों का अदब नहीं करते। और मैं सिर्फ़ इतनी बात ही कहूँगा कि बाअदब बानसीब है, बेअदब बेनसीब। वालिद अगर बैठा हुआ है उसके सामने, या उस्ताद बैठा हुआ है उसके सामने, आप मुकम्मल तौर पर जो है ना वो जो अदब के जो तकाज़े हैं उनको फ़ॉलो करें, तो अगर कामयाबी है। इन्हीं की फैज़ से आपको चीज़ें मिलनी हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।